पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल के पेश होने के बाद से ही मुल्क भर में हंगामा बरपा है। लेकिन क्या आप सही मानों में वक्फ के उर्दू मीनिंग समझते हैं? वक्फ की डिफिनीशन क्या है? इस्लाम और मुसलमानों के नज़दीक वक्फ की शरई अहमियत क्या है? वक्फ की हिस्ट्री क्या है? और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी क्या है? मुल्क में इससे पहले कौन से ऐसे वाक़यात दरपेश हुए जिसे जेपीसी को सौंपा गया और रिज़ल्ट क्या आया? तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में तफसील के साथ। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। बिस्मिल सईदी का एक शेर है, वक्फ करके ज़िंदगी की साअतें तेरे लिए, वक्फ करके ज़िंदगी की साअतें तेरे लिए, अपने सर ली मैंने क्या क्या आफतें तेरे लिए। तो इस शेर में जो वक्फ का माना है वो है डेडिकेट करना। जो ज़िंदगी की साअतें हैं, मेरी लम्हात हैं, उसने मैंने उन लम्हात को मैंने तुम्हारे लिए सौंप दिया है, वक्फ कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है, और उसकी वजह से मेरे सर बहुत सारी आफतें ली हैं। और देखा जाए तो आज के तनाजुर में इस शेर को हम बहुत बेहतरीन अंदाज में इस तनाजुर में फिट बैठा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्फ। वक्फ की मीनिंग क्या है, इसके असल मानी क्या हैं? तो वक्फ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन, लैंड, बिल्डिंग या मूवेबल इमूवेबल किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे हमेशा के लिए वक्फ कर देना, और इस नीयत से कि बंदगान खुदा उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी ने अपनी किताब वक्फ के शरई मसाइल में वक्फ की यही तारीफ बयान की है, सफ़ा नंबर 10 पे। लफ्ज़ वक्फ के इटिमोलॉजी की बात करें तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इससे बहुत सारे मिलते जुलते लफ्ज़ बने हैं। जैसे जो वक्फ करने वाला हो तो उसे वाकिफ़ कहते हैं, और जो चीज़ वक्फ कर दी जाए तो उसे मौकूफ़ कहते हैं। यानी जो अल्लाह के राह में वक्फ कर दी गई चीज़ है तो वो क्या है? मौकूफ़ है। तो वक्फ, वाकिफ़, मौकूफ़, ये इटिमोलॉजी है। वक्फ एक फ़ेल है, एक अमल है। शरीयत में वक्फ की बड़ी अहमियत है, और एक मर्तबा जो आपने वक्फ कर दिया फिर आप खुद भी उसे दोबारा वापस नहीं ले सकते। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही जजमेंट है, वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ। एक मर्तबा जो चीज़ आपने वक्फ कर दी वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। उसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए ही किया जा सकता है। वक्फ की हिस्ट्री की बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तब आपने खजूर का एक बाग वक्फ किया था। और हिंदुस्तान में इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के दौरान इसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त मुसलमानों ने अपनी जायदाद इस्लाम और मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ करना शुरू किया था, और उसके बाद से ये सिलसिला आज भी जारी है। और आज सऊदी अरब में कसीम शहर में एक खजूर का बाग है जिसमें 2000 खजूर के दरख्त हैं, और इसका आधा हिस्सा जो एक अमीर तरीन शख्स हैं उन्होंने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रखा है, और वहाँ से जो आमदनी आती है वो इस्लाम और मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। वक्फ एक्ट को सबसे पहले 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद इसमें कई तरह की तरमीम हुई। जैसे कि अभी तरमीम के लिए बिल पेश किया गया है और जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है। इससे पहले भी वक्फ एक्ट में कई तरह के अमेंडमेंट्स और तरमीमात किए गए हैं। 1964, 1984, 1995 और मोस्ट रिसेंटली इन 2023 to reflect the views of scholar, religious leaders and the broader Muslim community. The intent has always been to ensure the effective and transparent management of वक्फ properties. और जब जब वक्फ एक्ट में तरमीम की गई है, अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उसका मकसद सिर्फ यही रहा है कि उसके जो मैनेजमेंट हैं, जैसे कि सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड है और उसमें जो एडमिनिस्टर करते हैं लोग वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं। तो इसके मैनेजमेंट को, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और किसी तरह के कोई धांधली नहीं हो, करप्शन नहीं हो, बदउनवानी नहीं हो, इसको रोकने के लिए तरमीम की गई है। और आज भी जो इसको पेश किया गया है इसके पीछे मकसद वही है कि इसके मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अगर बात करें कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ की जायदाद हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इनकी तादाद करोड़ों अरबों में है। जो इसका वैल्यू है
और बहुत एक बड़ी तादाद है इन चीज़ों की जो वक्फ़ करदा अल्लाह के नाम पे ज़मीनें हैं, जो हिजरत करके चले गए थे पार्टीशन के टाइम पे उनकी वक्फ़ करदा, और उससे पहले दीगर लोगों की वक्फ़ करदा जो टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नंबर्स जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरगाहों की तादाद 310 है, कब्रिस्तानों की तादाद 1209 है, मस्जिदों की तादाद 1259 है, और इसी तरह आशूर खाने जो हैं इनकी तादाद 1218 हैं। इसी तरह चिल्ला खाने जो है इनकी तादाद 12 है, और तकियास जो हैं इनकी तादाद 32 है, और दीगर प्रॉपर्टीज़ में जो तादाद हम शामिल कर सकते हैं वो 560 है। और इसी तरह द लैंड इन एकर्स मेज़र, और अगर इस ज़मीन की पैमाइश की बात करें कि टोटल ज़मीन कितने एकड़ में है, तो ये है 67,973.87 एकड़ ज़मीन है। चलिए अब बात करते हैं जो ये कहा जा रहा है कि अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल सौंप दिया गया है, उनसे राय ली गई है। तो क्या है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इनका रोल माजी में क्या रहा है और इसका काम क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, इसके मेंबरान कौन कौन होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब जानते हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ये दरअसल इनका काम होता है किसी सब्जेक्ट को या किसी बिल को एग्ज़ामिन करना, उसका जायज़ा लेना कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसके उयूब हैं, महासिन क्या हैं, उसकी खूबियां और खामियां क्या हैं। ये एक तरह की एडहॉक कमेटी होती है, पूरी तरह से सरकारी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं होती है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, और जो इनका चेयरपर्सन होता है वो लोकसभा के स्पीकर के जरिए अपॉइंट किया गया और मुकर्रर करदा होता है। और ये पूरी टीम मिल करके किसी बिल को और सब्जेक्ट को एग्जामिन करती है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मेंबरान होते हैं उनके अरकान की और मेंबर्स की तादाद कोई मुतय्यन नहीं है कि कितनी तादाद होगी, कितनी भी हो सकती है, वो मैटर टू मैटर डिफ़र करता है, डिपेंड करता है कि कितना संगीन मसला है। और सबसे अहम बात, ये जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए जो भी एडवाइज़री दी जाती है, जो भी ये अपना सजेशंस देते हैं, उस पर अमल करना गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइज़री होता है। तो ये मत समझिए कि ये जो बोल देंगे हुकूमत को उसके सामने झुकना ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये बस एडवाइज़री होती है, इस पर अमल करना मैंडेटरी नहीं है हुकूमत के लिए। इससे पहले भी कई मरतबा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चीज़ें सौंपी गई हैं, जैसे कि 1992 का हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज स्कैंडल जो स्कैम हुआ था 1992 में, बहुत बड़े पैमाने पर ठगी हुई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, तो इसको भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया था। इसी तरह बोफोर्स का जो घोटाला हुआ था उसको भी जेपीसी को सौंपा गया था। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसको भी सौंपा गया था। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात माजी में भी हो चुके हैं जिसे जेपीसी को सौंपा गया हो। और अभी समझ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से जो हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है सेबी के चीफ पर कि वो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के सांठगांठ करके कुछ स्कैम किया जा रहा है उनके ज़रिए, ये हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट कहती है। तो इसको मुद्दा बना के अपोजिशन की तरफ से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को भी जेपीसी को सौंपा जाना चाहिए। तो ये है जेपीसी की अहमियत। आप जानते हैं कि इस मुल्क के मुसलमानों की एक बड़ी मिल्कियत वक्फ की जायदादें हैं और इन पर सभी की नज़र होती है, यहाँ तक कि जो खुद इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में मुलविस होते हैं, जो इसमें कार्यरत हैं और जो लोग इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस विभाग में और इस शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी नीयत पर भी हमेशा से सवाल उठता आया है। और अभी हाल ही में ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह को वक्फ के हवाले से अरेस्ट किया गया है ईडी के ज़रिए। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ ये एक मिसाल है, इस तरह की बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं जो वक्फ से मिले जुले लोग हैं उन पर और उनकी नीयत पर सवालात उठाए जा रहे हैं और वो खुद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो हुकूमत इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है और मामला दोनों तरफ से है। और वक्फ की जो मिल्कियत है और जो जायदादें हैं उनको हड़पने का सिलसिला भी अरसा से जारी है। 1970 के नोटिफिकेशन गज़ट के मुताबिक दिल्ली में वक्फ की ज़मीन पर दिल्ली में जो है 488 कब्रिस्तान थे और अभी जो तदफीन के लायक जो बच गए हैं वो सिर्फ 20 से 22 ही रह गए हैं। तो मरने के बाद की ज़िंदगी भी बेहद मुश्किल होने जा रही है, जो तदफीन और तजहीज़ का मसला है वो भी मुश्किल होने जा रहा है। और इन ज़मीनों पर कहीं पार्क बना दिया गया, कहीं पर और दीगर चीज़ें बना दी गई, गवर्नमेंट की ऑफिसेस तामीर कर दी गई हैं। तो इस तरह से वक्फ की ज़मीन पर जो है मालिकाना हक़ जताया जा रहा है, जबकि मसला ये है कि ये खालिस फ़ी सबीलिल्लाह
चीज़ें होती हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों या जिसके लिए वक्फ़ किया गया बंदगाने खुदा की वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल हो सकती हैं ये चीज़ें। तो इस पर किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या मसला होता है। दोनों तरफ से मामला जारी है। लोग अपने प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की तहरीकें चला रही हैं और हुकूमत इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। तो मामला दोनों तरफ से है। आपको खुद भी ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में मुलाजिम हैं, नौकरी करते हैं उस विभाग में, या उसके आप मालिक बना दिए गए हैं, या किसी सूबे के वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और पूरी तरह से खुलूस नीयत से इन अमलाक की खिदमत करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपने इससे जुड़े तमाम ज़रूरी मसाइल को समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी नुक्ते पर आज की मेरी गुफ्तगू तमाम को पहुँची। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।